नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट की। आखिर इस बजट से आम आदमी को क्या उम्मीदें हैं? क्या इस बार सरकार टैक्स स्लैब में कुछ राहत देगी या फिर पुराना टैक्स स्लैब ही दोबारा लागू होगा? साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्गीय को कुछ राहत दे सकती है? किसानों को सरकार क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी बात करेंगे। रोजगार को लेकर वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है? चुनावी साल में क्या सरकार बेरोजगारों पर मेहरबान होगी? चुनावी साल में रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सरकार बजट में कुछ नया प्रावधान करने जा रही है, क्योंकि 9 राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। विस्तार से करेंगे चर्चा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। इस बार आम बजट से देश के सभी वर्गों के लोगों को काफी उम्मीद बंधी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के लिए भी ये बजट काफी महत्वपूर्ण है। सरकार की कोशिश है कि इस बार आम बजट में सभी को खुश किया जाए। चुनावी साल होने के कारण लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या मिडिल क्लास में जो महंगाई के बोझ से सबसे ज्यादा परेशान है, उसे उम्मीद है कि बजट में उनके लिए राहत का ऐलान होगा। वहीं टैक्स के बोझ तले दबे वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स में राहत देकर उनके दर्द को थोड़ा सा कम करेंगे। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। इस बार बजट में वेतनभोगी वर्ग के लेकर व्यापारियों और महिलाओं आदि सभी को काफी उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा वर्ग इस बजट में इनकम टैक्स के राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। आयकर विभाग के अनुसार 2022 में दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न का लगभग 50% सैलरीड यानी कि तनख्वाह जिनको मिलती है उनसे भरा है। टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि सरकार बजट 2023 में उनके लिए कुछ खास ऐलान करने वाली। हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा कि जो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहे दबाव उसको वो समझती है। सरकार उनके हित में भी आगे कदम उठाएगी। बढ़ती महंगाई की वजह से लिविंग कास्ट में बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में टैक्स पेयर्स नए टैक्स सिस्टम के तहत 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपए की इनकम छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की सैलरी पर 5% और 5 से 7.5 लाख तक पर 20% टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इस साल टैक्स पेयर को निवेश में 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। टैक्स पेयर इस लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर बजट में सरकार इस पर फैसला लेती है तो टैक्स पेयर्स जो टैक्स देते हैं, खासकर मध्यम वर्गीय, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही पीपीएफ, ईएलएस, एनएससी और एनपीएस, बैंक एफडी जैसे सेविंग ऑप्शंस जिनसे आप अपना पैसा जमा करके कुछ इनकम यानी कि बचत करते हैं, इनकम टैक्स की धारा 16IA के तहत जो सैलरीड क्लास के लोग हैं 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा के तहत हर साल छूट मिलती है। अब सैलरीड क्लास इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए तक कर सकती है। नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार रिटायरमेंट प्लान में निवेश करने पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा भी बढ़ा सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1)(b) के तहत मौजूदा छूट लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर सकती है। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने पर मौजूदा सीमा 25,000 रुपए है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में सरकार इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर सकती है। इसके अलावा बुजुर्गों की भी छूट सीमा 50,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए की जा सकती है। सुनिए क्या कहते हैं। सरकार को हाँ, जैसे कि गैस में ऐसा है, गैस है तो गैस के मतलब रेट में कम करना चाहिए। और है महंगाई को देखते हुए जैसे राशन है, दाल है ना, ये सब का मतलब जो रेट है उसको कम करना चाहिए। पहले तो सरकार को जो भी आपका इनकम का जो सोर्स है उसमें जो स्लैब रेट है उसको क्या कहते और बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को क्या कहते राहत पहुँचे उसमें। और ऊपर से महंगाई बहुत बढ़ गई है, जैसे पेट्रोल के ले लो रेट या आपका रेलवे का ले लो, सब मेरे रेट बढ़ते जा रहे हैं। बजट को मेन ये है कि इनकम टैक्स का जो इनका ये है इसका दायरा इनको बढ़ा देना चाहिए। अगर
स्लैब, क्योंकि स्लैब बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो इनकम है अभी इनने जो रखा हुआ है स्लैब, उस हिसाब से महंगाई बढ़ गई है। तो हम टैक्स भी पे करें, महंगे बिल भी पे करें, तो हमारी तो दोनों तरफ से लगनी है क्लास। हमारी उम्मीदें तो है कि चीज़ें सस्ती हो, सामान सस्ते हो, पर हमारी उम्मीदों के अनुसार ऐसा नहीं होने वाला है। महंगाई जैसे बढ़ते जा रही है, हम देख रहे हैं गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, राशन महंगा होता जा रहा है। सरकार अब केंद्र सरकार की ओर से इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च होने की भी संभावना की जा सकती है। चूंकि 2024 के आम चुनाव से पहले बजट होगा, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक सरोकार की स्कीम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड आवंटित कर सकती है। विपक्ष हमेशा रोजगार को लेकर केंद्र सरकार को घेरता रहा, लिहाजा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे पर भी कोई बड़ी तैयारी कर सकती है और उसका संकेत इस बजट में दे सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सरकार मिडिल इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार शहरी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर खास फोकस कर सकती है। युवाओं को यह उम्मीद है कि सरकार बजट में उन पर ध्यान देगी जिनसे आने वाले समय में उन्हें रोजगार के बेहतर मौके मिल सकते हैं। और इसी के साथ ऐसे लोग जो अभी बेहद कम सैलरी में नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी बढ़ सकती है। ऐसे कुछ संकेत सरकार दे सकती है। सुनिए एक युवती क्या कहती है। जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, उनको भी कर्मचारी के प्रति सैलरी बढ़ानी चाहिए। उन कर्मचारी से काम तो उन लोग करवा लेते हैं, लेकिन उनके पास क्या की स्किल्स है, उनको उन लोग ध्यान नहीं देते हैं। जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, उनको भी कर्मचारी के प्रति सैलरी बढ़ानी चाहिए। उन तो जब बजट की बात होती है तो कहीं ना कहीं किसानों की भी बात होती है और किसान बजट के तौर पर सरकार ने एक संकेत देने की कोशिश की है। यही कारण है कि लोग देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर देश के किसान निगाह लगाए बैठे हैं। और वहीं पीएम किसान सम्मान निधि की रकम में भी इजाफा किया जा सकता है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। मौजूदा समय में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। किसानों की माने तो फसल उगाने की लागत बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि सरकार को पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करने की जरूरत है, इससे जो पर्याप्त मात्रा में बीज, उर्वरक, खाद, यूरिया या कीटनाशक खरीद सकें। किसानों की यह भी मांग है कि सरकार बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी भी दे सकती है। अब इस मसले पर किसान क्या सोचते हैं, किसानों की राय जान ली जाए। खेती किसानी में जो उपकरण है, जो आधुनिक उपकरण जो यूज हो रहा है, उसको और सब्सिडी करना चाहिए। आज 35%, 30% सब्सिडी मिल रहा है कोई भी चीज में। जैसे यहाँ पास ये पैरा काटने का मशीन है, इसमें 30 से 40% सब्सिडी दे रहा सरकार। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितना भी उपकरण है, जितना आधुनिक उपकरण जो खेती में उपयोग हो रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा रूप में उसको सब्सिडी के रूप में देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि कृषि उपकरणों पे, भाई कृषि उपकरणों का किसान के अलावा कौन उपयोग करेगा? ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में कोई भी उपयोग करेगा। तो इस पर सब्सिडी पूर्णतः खत्म करना चाहिए, तभी उसमें राहत संभव है। डीजल, आज जो लग्जरी कारों में घूमते हैं बड़े बड़े उद्योगपति, उनके लिए तो डीजल भराना संभव है, लेकिन ट्रैक्टर में 110 रुपए का डीजल भरा के 5-5 हमें जुताइयां करनी पड़ती हैं। हम कैसे उसकी कास्ट निकालें? हमें उम्मीद है कि अब की बार बजट में निश्चित रूप से इजाफा होगा और वास्तव में ये 6% का जो बजट है हमारे लिए तो एक ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। हम पूरे देश में किसानों को और खेत की बात अगर हम करें तो हम 65% के लोग हैं। हमारे को हमारी आबादी के हिसाब से हमारा आवंटन होना चाहिए। इसमें किसानों को कम से कम 10 घंटे बिजली नियमित दिया जाना चाहिए, जो कि अभी 10 घंटे बोलती है सरकार, लेकिन देती 8 घंटे है। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जैसे कि साग सब्जी, गोभी, मिर्ची, टमाटर, तिवरा, मटर, ये तो जैसे कि पूरे किसान के आ जाते हैं बाजार में तो हम लोग को पूरा सस्ता हो जाता है ना, तो हम लोग को लागत निकल नहीं पाती है। यही बात है कि शासन इसमें कुछ ध्यान दे कि एक्स्ट्रा हम लोग को 2 रुपये मिल जाए।
आम आदमी इस बार आम बजट में महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद कर रहा है। पिछले महीनों में हर चीज में दाम तेजी से बढ़े हैं। खाने पीने के सामान से लेकर रसोई गैस सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। आम जनता को उम्मीद है कि इस बार बजट में कई जरूरी चीजों पर टैक्स को सरकार कम करेगी, जिससे जनता को बढ़ती महंगाई से राहत मिल पाएगी। लोगों का कहना है कि सरकार को बजट में आम आदमी का ख्याल रखना चाहिए। पिछले दिनों तेजी से बढ़ रही महंगाई में सबसे ज्यादा परेशानी आम आदमी को लेकर हुई है। इसलिए आम आदमी बजट को लेकर क्या सोचता है, उसकी भी बात सुन लेते हैं। घी तेल हमारे किचन में मेन चीज़ें होती हैं। इसका बजट थोड़ा ठीक रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहूँगी कि राशन के सारे सामानों पे जैसे घी तेल ये सारी चीज़ें हमारे मेन यूज़फुल रहती हैं, जो हमारे किचन में सबसे पहले यूज़ की जाती हैं, तो उन सब का रेट थोड़ा नॉर्मल किया जाए ताकि हमारा मंथली बजट ठीक ठीक चल पाए, क्योंकि बड़ी एक फैमिली में ये सारी चीज़ें मेन और इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये साबुन सोडा वॉशिंग पाउडर ये सब चीज़ें क्या है हमारे दैनिक यूज में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। इनका मतलब रेट ना बढ़ाया जाए, इनका वो जो सामान्य रेट है वो लेवल में ही रहे, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली घरेलू चीज़ें हैं। बजट में मैं चाहती हूँ कि जो मिडिल क्लास के हैं उन लोगों के लिए राहत भरा हो बजट, ऐसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये लास्ट बजट है, फिर अगले सत्र में चुनाव है, तो मोदी जी मिडिल क्लास को और जनता को देखते हुए जो राहत भरा है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि आम जनता को राहत मिले। जैसे सिलेंडर में है, घरेलू सामान में, जैसे हम महिलाएं हैं तो घरेलू जो राशन की सामान है और बहुत सारी चीजें हैं जो किचन में यूज होता है, उसका लगातार महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो उसमें कंट्रोल हो, उसमें नियंत्रण लगे। हम लोग यही चाहते हैं। महिलाएं तो घर के बाहर। तो वाकई ठीक कहा कि महिलाओं को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं, वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं, और महिलाओं का यह भी कहना है कि गैस के रेट बढ़ने से सबसे ज्यादा असर घर के बजट पर पड़ रहा है। खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं, ऊपर से गैस के दाम बढ़ रहे हैं। महिलाओं को उम्मीद है कि इस सरकार में इस बार आम बजट को लेकर रसोई गैस के दाम भी कम होनी चाहिए, और ऐसा होने पर उन्हें काफ़ी राहत मिल पाएगी। वहीं रक्षा क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं तो भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को भी इस साल के बजट से काफ़ी उम्मीदें बनी हुई हैं। सरकार रक्षा क्षेत्र में अहम ऐलान कर सकती है। पिछले साल रक्षा क्षेत्र में सरकार ने बजट में 10% की बढ़ोतरी की थी। वहीं 5.25 लाख यानी कि 5,25,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया था, और उम्मीद यह जताई जा रही है कि इस साल भी इतनी ही राशि यानी कि 10% की बढ़ोतरी इस बजट में भी हो सकती है। आधुनिक हथियार प्रणाली, रक्षा उपकरण, रक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार का फोकस बढ़ गया है। उसका एक बड़ा कारण क्या है कि लगातार सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान की ओर से तनाव बढ़ रहा है, चाइना की ओर से तनाव बढ़ रहा है, और अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी या हमारा डिफेंस सिस्टम यानी हमारे रक्षा के पास तमाम वो अत्याधुनिक संसाधन नहीं होंगे, तो हम फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बेहतर और दमदार उपस्थिति कैसे दे सकते हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बजट को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लगातार कई सारे फाइटर जेट्स, हथियार खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में खतरा मंडराता दिख रहा है। वहीं लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। लोगों को यह मांग है कि सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना में मामूली प्रीमियम के साथ आम जनता के लिए इसे खोले, और इस योजना को सरकार ने 2018 में शुरू किया था। यह योजना फ्री है। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पावर सेक्टर को लेकर भी कई बड़ा ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि इस सेक्टर में अपना फोकस सरकार बढ़ा सकती है। इसमें नेशनल ग्रिड जैसी बैटरी स्टोरेज की कुछ और बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। सरकार एनर्जी यानी कि ऊर्जा और पावर जनरेशन के नए रूपों में भी इंसेंटिव दे सकती है। आम बजट से घर खरीदारों को भी काफ़ी उम्मीदें बन रही हैं। आप घर खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स और
तमाम सारी चीजें लगती हैं तो घर खरीदार यानी कि होम लोन पर भी टैक्स बढ़ाने की मांग वित्त मंत्री कर सकते हैं। पिछले कई साल से घर खरीदारों को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की छूट दी जा रही थी, इसे बढ़ाकर 3 लाख करने की मांग की जा रही है। बिल्डर्स की मांग है कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी ऐसे बिल्डर्स को टैक्स में छूट और सब्सिडी मिलनी चाहिए जो कोरोना महामारी से अब तक उबर नहीं पाए हैं। फार्मा इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं जो दवाइयां बनाती हैं। फार्मा इंडस्ट्री के तमाम जो लीडर्स हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई स्कीम को वरीयता दी जाए या उनमें कुछ छूटें उपलब्ध कराई जाएं जिससे नई खोज और रिसर्च को प्रोत्साहन मिले। सरकार को बजट 2023 में फार्मा सेक्टर के लिए टैक्स इंसेंटिव का भी ऐलान करना चाहिए। भारत में दवा बनाने वाली कंपनियों की संस्था इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस की मांग है कि बजट में फार्मा सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट से संबंधित जरूरतों को प्रोत्साहन देने के उपाय होने चाहिए। बजट में फार्मा सेक्टर को सपोर्ट देने वाली पॉलिसी पर भी फोकस बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही नियमों और कानूनों को सरल बनाया जाना चाहिए। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में कटौती की जाए। सरकार उनको प्रोत्साहित तो कर रही है लेकिन उनके दाम बहुत महंगे हैं, उन्हें कम किया जाए जिससे इन वाहनों के खरीदारों में इजाफा हो सके। सरकार को चार्जिंग पॉइंट के बारे में कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहन फ्यूल वाली गाड़ियों के मुकाबले करीब 60% महंगे हैं और इस तरह 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन आम वाहनों के मुकाबले 25% महंगे हैं। लिहाजा ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की मांग की है कि इनके दाम कम किए जाएं। उधर देश में जीएसटी कलेक्शन पर सरकार लगातार कमाई कर रही है, उसकी कमाई बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि साल भर पहले के समान अवधि में करीब 1,30,000 करोड़ रहा है। यानी कि सालाना आधार पर कलेक्शन का आंकड़ा 15.2% बढ़ा है। जबकि मासिक आधार पर देखें तो नवंबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,46,000 करोड़ रुपए रहा है। यानी कि मासिक आधार पर कलेक्शन का आंकड़ा 2.5% यानी कि 2.5% बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में सेंट्रल जीएसटी 26,711 करोड़ रुपए रहा है, जबकि स्टेट जीएसटी 33,357 करोड़ रुपए रहा है और वहीं इंटीग्रेटेड जीएसटी 78,434 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा सेस का जिक्र कर लेते हैं, यानी कि किसी चीज को लेकर, किसी कारण को लेकर सेस लगाया जाता है, वो करीब 11,005 करोड़ रुपए रहा है। सरकार ने इंटीग्रेटेड जीएसटी से सेंट्रल जीएसटी का 36,669 करोड़ रुपए और स्टेट जीएसटी का 31,094 करोड़ रुपए सेटल किया है। सेटलमेंट के बाद केंद्र को दिसंबर 63,380 करोड़ रुपए और स्टेट को 64,451 करोड़ रुपए की आय हुई है। अब व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकार जीएसटी के दरों में कमी करेगी और उन्हें राहत भी देगी। सुनिए। ये हमारे उज्जैन के जो साथी हैं प्रदीप जी, उनका एक्सीडेंट में जब ब्रेन डेथ की बात कल जानकारी में आया तो कल रात से ही हमारे मुस्कान ग्रुप के सभी सेवादारी, हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर, प्रशासन, डीन, कमिश्नर सभी मुस्तैदी से लग गए थे और समय रहते बहरहाल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में समाज के हर तबके को उम्मीद बनी हुई है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। ये इसलिए देखने वाली बात होगी क्योंकि सबको उम्मीद इस बजट से बनी हुई है और विपक्ष को लेकर भी ये माना जा रहा है कि विपक्ष हो हंगामे की जगह इस बजट को गंभीरता से सुनेगा। लेकिन जिस तरीके से बाजारों में हलचल मची हुई है और जिस तरीके से एक विदेशी संस्था ने अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है, उससे अब ये माना जा रहा है कि संसद में विपक्ष अपनी पूरी रणनीति बना रहा है सरकार को घेरने के लिए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट भाषण के लिए खड़ी होंगी तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहले विपक्ष ये मांग करेगा कि इस पूरे मामले पर, यानी कि जो अडानी ग्रुप को लेकर हुआ है, उस पर सरकार अपनी राय दे, सरकार अपना वक्तव्य दे, क्योंकि विपक्ष को ठीक बजट के पहले एक हथियार मिल गया है।
इससे पहले आपने देखा होगा कि अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है और अब उसे एक मौका मिला है इस पूरे मामले पर, तो वो लगातार पूछेगा। लेकिन इन सब के लिए बजट तो तय है, बजट तो होगा, बजट भाषण भी होगा, क्योंकि वो ज़रूरी भी रहता है, मैंडेटरी रहता है। और बजट मतलब सरकार अपना साल भर का लेखा जोखा जनता के सामने रखती है। वो खजांची जो कि सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो ये बताएंगी कि सरकार ने किस योजना को लेकर कितनी महत्व दिया है और किस योजना को लेकर कितना फंड उसके लिए दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बजट ही तय करता है जो सरकार की दशा दिशा को दिखाता है, क्योंकि आपके ऊपर पूरे देश की योजनाओं का, पूरे देश के तमाम मंत्रालय का भार होता है। और ज्यादातर मंत्रालय बेसिकली नोडल एजेंसी होते हैं, वो राज्यों को फंड देने का काम करते हैं। यानी कि केंद्र की योजना है, लेकिन राज्य की भी जो योजना है केंद्र सरकार उसे फंड देने की कोशिश करती है और इससे राज्यों को एक बड़ी राहत होती है, क्योंकि राज्यों की इतनी आय नहीं होती है और तमाम तरह के जो टैक्स लगाए जाते हैं वो टैक्स की आय केंद्र सरकार के पास होती है और इसलिए योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार उस राज्यों को भी पैसा देता है। तो फिलहाल देखना होगा, सबकी नज़र इस बजट पर होगी कि क्या संकेत है। और दूसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि खुद पेट्रोलियम मंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो पेट्रोल की जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां हैं, वो तेल कंपनियां अब मुनाफे में हैं और तेल के दाम कम होने चाहिए। तो इस बजट में एक और अच्छा संकेत होगा कि पेट्रोलियम पदार्थों के यानी कि तेल के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम भी कम होने के संकेत हो सकते हैं, जो कि देश की जनता पर एक बड़ी राहत होगी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।